Bismillahirrahmanirrahim. Last topic was about the introduction of the chemical bonding कि chemical bonding होती क्या है और उसकी रीज़न क्या है। हमने दो बातें लास्ट लेसन में डिस्कस की थी। पहले तो हमने बात की थी कि एटम्स जो हैं वो अपना एक इनहेरिटेंस जो करैक्टर है उसको फॉलो करते हैं और वो इनहेरिटेंस करैक्टर हमें कौन बताता है। यहाँ पे इस पे हमने डिस्कशन किया था कि हम इसमें डिस्कस करते हैं नोबेल गैसेस को, ठीक है, और इनकी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मुकम्मल होती है। हमने इस चीज़ को सबसे पहले जहन में लेके आए थे और अब हमने कहा था कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इसी को फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक वो अपना डुप्लेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या अपना ऑक्टेट जिसमें उनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इसको फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास दो जो थे वो एक रूल थे, ठीक है, डुप्लेट का और ऑक्टेट का। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये डिस्कस किया था कि इसके बावजूद भी ये हमारा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, देन आई कैन गो नेक्स्ट। हरी अप। ओके जी, वेल डन। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम के ऊपर एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक के एनर्जेटिक्स का मतलब है कि वो जो उसकी एनर्जी है बॉन्ड की ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें क्या वेरिएशन आती है। यानी कि हमें तो ये तो हमने पता है ना कि जब भी कोई चीज़ हमने बनानी हो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब उसमें एनर्जी में जो वेरिएशन आएगी उसको हम एनर्जेटिक्स का नाम देंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें जो एनर्जीज की ज़रूरत पड़ रही है, जो उसमें गेन हो रही है, लूज हो रही है, किस तरह से बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने देखा था कि 3 तरह से ये बॉन्डिंग होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और थर्ड हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये 3 ऑप्शन थी। अब तीनों में हमें पता है कि क्या होगी, एनर्जी का अमल दखल होगा। According to the modern theory of chemical bonding, atoms form bond as it leads to decrease in energy। अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि कब बनता है बॉन्ड, जब वो क्या करे, एनर्जी को डिक्रीज करे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखिएगा कि केमिकल बॉन्ड उसी वक्त बनेगा जब बॉन्ड एज इट लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी। एनीबडी नोज व्हाई हम एनर्जी डिक्रीज की बात क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज में क्यों नहीं जा रहे जी? एनीबडी नोज प्लीज raise his hand or no idea? ओके, सुनिएगा जी और से हम जी। सर एनर्जी डिक्रीज भी करना पड़ता है सर और एनर्जी इंक्रीज भी, दोनों होगा सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है कि मोस्टली क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी में क्या है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होंगी, ठीक है। तो डिक्रीज क्या बताती है, यहाँ से हमारे जहन में क्या आता है। अगर आप इसको थोड़ी तरह से समझिएगा कि अगर आप हर वक्त जब आप एक रनिंग करते हैं या एक चक्कर लगाते हैं ग्राउंड का, भाग के आते हैं, उस वक्त आपकी एनर्जी मोस्टली क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। आप किस एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं आप कह सकते हैं, या एक हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं जब आप रनिंग करते हैं। ऑलमोस्ट यू से दैट यू आर एट दैट पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हालत में जैसे सुबह उठते हैं, आराम से खाना वगैरह खाया और उसके बाद आप चले फिरे, तो आपका जो एनर्जी का जो डायग्राम या एनर्जी ग्राफ में आप यहाँ पे होंगे। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं या भागते हैं तो आप यहाँ से इस जगह पे चले गए। आपको पता है कि आपकी ये वाली जो स्टेट है जहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, ये स्टेट या इस कंडीशन को रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आपके लिए आसान हालत कौन सी है, मोस्टली आप इस कंडीशन में रहते हैं या ये जो एनर्जी की स्टेट है इसमें रहेंगे। तो इसी तरह से जो एटम हैं या एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा ग्राउंड स्टेट में या स्टेबल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं। और स्टेबल स्टेट में हमेशा क्या होती है, एनर्जी कम होती है, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रखना
एक मुश्किल प्रोसेस है कि कुछ एलिमेंट्स करते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में रहें, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर आपने बॉन्ड बनाना है लीड टू अ डिक्रीज इन एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा उसको, सबसे पहले उस एटम को अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। बाद में वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो उस स्टेबिलिटी पे जहां पे वो पहले था वहां पे नहीं जाएगा। उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी होगी। देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, कहता है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम है, लेट्स सपोज एक ये है और एक ये है, आपको पता है ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लेकिन इस दौरान जब आप इन दोनों के एक दूसरे के करीब लाना है तो उस वक्त होगा क्या क्या, दो काम होंगे जी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दोनों फोर्सेस इनके ऊपर अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन की भी काम करेगी और रिपल्शन की भी करेगी। अट्रैक्शन सर क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि H हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, सेंटर में प्लस चार्ज है। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि ये जो H पॉजिटिव है ये दूसरे H पॉजिटिव को जो आपका एटॉमिक चार्ज है उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा। सर सेंट्रल में जो पॉजिटिव चार्ज वो प्रोटॉन को शो कर रहे हैं सर। जी जी, ये H का प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, अब ये देखें दो इसके ऊपर क्या कर रही हैं, फोर्सेस एक ही वक्त में अमल दखल कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि दोनों बराबर हैं और इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से हो तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर क्या होता है, लेट्स सी दिस, द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोजर। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ये क्या कोशिश कर रही होंगी, टेंड टू ब्रिंग टू एटम्स क्लोजर टू ईच अदर। क्लियर है ये पॉइंट, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, और इसके नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो नीचे आ जाएगी। जाहिर है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन में उनकी फोर्सेस डिक्रीज होंगी और वो करीब आएंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड पे देखिए, ऑन द अदर हैंड द रिपल्सिव फोर्सेस, अब एक जैसे चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं टेंड टू पुश एटम अपार्ट, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। देखें जी, जैसे हमने बात किया दोनों काम हो रहे हैं और दोनों फोर्सेस वहां पे अमल दखल भी कर रही हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस का जी, इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे नतीजा क्या होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी एनर्जी या उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, किससे ज्यादा होने की वजह से, रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर ज्यादा होने की वजह से वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या होगा इन द लास्ट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एज द टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर। जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहां पे फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। दोबारा सुनिएगा, ग्राफ पे लेके जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा इसको। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, ये देखिएगा, ये आपके पास एक एनर्जी ग्राफ है, ये आपको शो कर रही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, कि ये इस तरह से इंक्रीज कर रही है, इसमें है किलोजूल पर मोल में है। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है। ये आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, लाइन यहाँ पे, ये दो एटम है, ठीक है, एक दूसरे के करीब आए, दोनों फोर्सेस ने अमल दखल किया और करीब आए, एनर्जी में वेरिएशन आई, एनर्जी लोअरिंग ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ये एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे एच एटम एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं एनर्जी इनकी कम होती जा रही है, टिल हेयर, यहां तक आने में ये इनकी बॉन्ड एनर्जी आ गई जहां पे इन दोनों ने क्या बना लिया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। इससे पहले इनमें बॉन्ड नहीं बना हुआ था। ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये नीचे आ रहे हैं लेकिन बॉन्ड अभी तक बना नहीं था। लेकिन जब ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ये क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस।
इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम इज 75.4 pm। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस रहा वो कितना था, 75.4। अब ये चेंज इन एनर्जी आई इनमें कि इस तरह से जब ये करीब आए, दोनों एनर्जी एक साथ अमल दखल कर रही हैं। कौन कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से भी और रिपल्सिव फोर्स की वजह से भी। लेकिन जो डोमिनेंट हुई वो कौन सी हुई, अट्रैक्टिव फोर्सेस। कैसे पता चला कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया हुआ है, ये H2 गैस बन चुकी हुई है। एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ये किस वजह से बन रहा है, कि रिपल्शन की वजह से इनका जो है वो डिस्टेंस न्यूक्लियाई में बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली रिपल्शन कहाँ पे होगी माय डियर कैडेट्स, रिपल्शन होगी आपकी न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को बिल्कुल साथ तो जुड़ने नहीं देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी अप जी। सर जब पॉजिटिव नेगेटिव को या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उससे बॉन्ड बनेंगे। तो अभी आपने कहा कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों हाइड्रोजन एटम के, तो वो दोनों जब रिपल करेंगे तो उस वक्त बॉन्ड किस तरह बनेंगे सर? मैंने पहली बात ये नहीं कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि जब एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, एच हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, उस दौरान क्या होगा, दो काम होंगे, अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी। मेरी बात समझ में आई आपको? दोबारा बताता हूँ, गौर से देखिए यस सर। और इसको समझिएगा। ये मैंने कैसे कहा, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ठीक है, क्लियर। यस। अब ये देखिएगा कि ये इसका न्यूक्लियर चार्ज है, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, आपने बॉन्ड बनाना है, दो काम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल्शन ही होगी। अच्छा, अब अट्रैक्शन कहाँ पे होगी, अट्रैक्शन होगी ये पॉजिटिव की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ और इस पॉजिटिव की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर तो आपकी अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन की मिकदार ज्यादा है रिपल्शन से, तो फिर तो क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपकी यस। रिपल्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन कम है, फिर आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब हमने एनर्जी को कम किया, यानी कि उस लेवल को पे नीचे लाए, तो क्या हुआ, अब सुनिएगा यहाँ से। इवेंचुअली अ स्टेट रिस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ 75.4 pm पिकोमीटर, ये डिस्टेंस है, जब ये इतना करीब आ जाएंगे, वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। अब देखें क्या कर गई जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई हैं, मीन टू से कि उन्होंने रिपल्शन को बढ़ा दिया, भगा दिया सॉरी। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस पे, तो क्या हुआ, हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। अब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम है, यानी कि अगर ये आप ग्राफ देख रहे थे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ था, दूसरा यहाँ था, जब ये नीचे आए ऑलमोस्ट डिस्टेंस इनके दरमियान इतना रह गया, तो यहाँ पे इनका बॉन्ड बन गया, यानी कि ये एनर्जी तो यहाँ तक थी ना इनकी पहले, ठीक है ना, ये एनर्जी थी ना। जब ये डिक्रीज एनर्जी किया और इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, तो ये लोअर एनर्जी पे क्या रखेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई रखेंगे, स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एंड द हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी बॉन्डेड टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल। टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली। जी सर ये पीएम है सर। जी जी जी, पिकोमीटर साइज है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक डिस्टेंस, एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका मेजरिंग यूनिट है। क्लियर है? ओके सर, पिकोमीटर पढ़ते थे इसको। जी जी, आगे चलें बेटा। यस सर। उठे जी फिर, नहीं मेरा मतलब है कहने का उठना नहीं है, आपने उधर ही रहना है।
हम यहीं पे मूव करेंगे. लेट्स सी. सो दिस डिस्टेंस ऑफ 75.4 pm इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. अब ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझिएगा कि ये बॉन्ड डिस्टेंस मैंने इसको क्यों कहा या इसको बॉन्ड लेंथ क्यों कहा, और कंप्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, इसको समझिएगा. इसके लिए मैं अब आपको लेके आ रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है, सो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड. शेयर द स्क्रीन. अच्छा जी, ड्रॉ करने लगा हूँ दोबारा स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के एक एटम का. नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरा एटम देखते हैं. ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है जी, और ये इनके दरमियान न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है. पहली बात है, आपको डायामीटर पता होना चाहिए या रेडियस क्या होता है. द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ये एटम का रेडियस होता है. ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन आएगी, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस आप इसी को समझिएगा. और ये यहाँ से इसका ये है. अब ये पीएम में हम इसको मेजर करते हैं. अब जब आपने इनकी एनर्जीज को कम किया तो क्या हुआ, ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आए. ठीक है, करीब आने के बाद इतना करीब आ गए कि उससे ज्यादा अब ये नहीं आ सकते थे, यानी कि वो उनकी लास्ट लिमिट थी. अब अगर लेट्स सपोज कि मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, ये इसका डायामीटर हो गया या ये इसका हो गया, और इनके दरमियान ये लेंथ आ गई. लेट्स सपोज इतना रखते हैं. ठीक है, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की. अब ये जो डिस्टेंस है, इसको वो कह रहा है कि ये बॉन्ड लेंथ है. ठीक है, या ये आपका बॉन्ड डिस्टेंस है, या दो एटम के दरमियान है, या आप इनको इतना करीब करने में कामयाब हुए, इतना कंप्रेस किया ना आपने एनर्जी कम करके कि ये एक दूसरे के करीब आए और इनके दरमियान वो डिस्टेंस मिनिमम हो जाए. जस्ट अ मिनट. Okay, till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Enter to Bluetooth. Yes. Okay, well done. Bluetooth connected. और दानिश साहब ब्लूटूथ कहीं और लगा लें सर, सारी आवाज़ रिकॉर्डिंग में आ रही. अच्छा जी, ये देखिएगा आप यहाँ पे. So the distance of 75.4 pm is called bond distance or bond length. ठीक है, ये तो क्लियर करो. When the atom approach the distance of minimum energy, then the system of two hydrogen atom is stabilized to maximum extent. आपने इनका डिस्टेंस इतना कम कर दिया है और एनर्जी लोअर में आ गई हुई है, और इस वजह से ये एटम क्या है, एक स्टेबल हो चुका है. देन द सिस्टम ऑफ टू हाइड्रोजन एटम इज स्टेबलाइज्ड एट मैक्सिमम एक्सटेंट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, बड़ा अहम पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, इज 436.54 जूल पर मोल. प्लीज दानिश माय डियर, म्यूट माइक, थैंक यू. इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. तो ये जो एनर्जी इतनी वहां से इवॉल्व हुई है, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन की है. ठीक है, जिसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहेंगे. अगर आप बुक पे थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, ये यहाँ पे इसको ये देखें, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस में लिखी हुई है आपके पास 436 किलो जूल पर मोल. ये नीचे पैराग्राफ में देखिएगा, दिस वन 436 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे पॉइंट्स में भी बता रहा है, इज द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड. अब आपको पता है कि इनको जोड़ने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो जाहिर है जितनी जोड़ने के लिए चाहिए उतनी ही अमाउंट में एनर्जी आप क्या देंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. तो तोड़ने के लिए भी आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी. जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो.
Okay. For this case, where repulsive forces are dominant, then the attractive forces, the energy of the system increase and it lead to instability. अब क्या कह रहा है, उसका उलट ऑपोजिट बता रहा है, गौर से सुनिएगा. where repulsive forces are dominant, कि जो उनके दरमियान एक दूसरे को रिपल्शन की फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी. किससे बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस के मुकाबले में. तो क्या होगा? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज. अब उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी. पहले कम हुई है, अब क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड लीड इन स्टेबिलिटी. अब वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएंगे, यानी कि वो एटम या वो जो मॉलिक्यूल जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, केमिकल बॉन्ड को, उन एटम के जरिए वो इनस्टेबल होंगे, यानी कि वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे. तो इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली अ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म. इस नतीजे में बॉन्ड नहीं बनेगा. यानी कि अगर आप कहें कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे को रिपल्स ज्यादा करता है, दफा ज्यादा करता है, तो उस नतीजे में वहां पे बॉन्ड नहीं बन पाएगा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बॉन्डिंग द रिपल्स रिलेटिव साइज ऑफ एटम शुड बी नो. तो इंशाल्लाह जो हमारा कल का टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटॉमिक साइज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द